साल 2026 की बिजनेस टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपने ये टैक्स रिटर्न 2026 का बटन दबाना है। यहाँ से आपने ये पीरियड चूज़ करना है और कंटिन्यू कर देना है। आपके सामने ये एक न्यू स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपने पहले से चूज़ कर लेना कि आपने कौन सी रिटर्न फाइल करनी है। जैसे अभी हम कर रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस, और इसके अलावा भी अगर आपके किसी और सोर्स से इनकम होगी तो उसको हम इसमें फॉर्म के अंदर किस तरह से ऐड करेंगे, इसका मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। और यहाँ से नीचे से आपने बताना है कि आप एक रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। अगर तो नॉन रेजिडेंट होंगे तो आपने ये नो कर देना है, अगर रेजिडेंट होंगे तो आपने यस कर देना है। और नीचे से आपने ये स्टार्ट फाइलिंग का बटन दबा देना है। यहाँ पे देखिए तो इस साइड पे आपको सिर्फ 3 ऐड नजर आ रहे हैं। एक है बिजनेस, फिर उसके टैक्सेस और नीचे वेल्थ स्टेटमेंट। तो ये बिजनेस के टैक्स रिटर्न हम इन 3 सेक्शन में ही कंप्लीट करेंगे, जिसमें पहला ऐड है यहाँ पे बिजनेस। बिजनेस के अंदर आपने अपने पूरे साल की सारी कैलकुलेशंस जो है, आपका स्टॉक, आपका प्रॉफिट, आपके एक्सपेंसेस सभी यहाँ पे एंटर करने होते हैं। फिर अगर आपका इसके अलावा कोई और भी बिजनेस हो तो उसको आप ये अदर रेवेन्यू में ले जा सकते हैं। इसके बाद आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव या सेलिंग एक्सपेंसेस उनको हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। और फाइनली इसके बाद हमने ये बैलेंस शीट फाइल करनी है। देन चलना है हमने यहाँ पे टैक्सेस चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स में, और आपके जो पर्सनल टैक्सेस हैं एक साल में जो आप पे करते हैं वो यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। और देन फाइल करेंगे हम यहाँ पे इसकी वेल्थ स्टेटमेंट। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, साल 2026 की बिजनेस टैक्स रिटर्न बाकी रिटर्न्स की तरह ही काफ़ी चेंज हो चुकी है, जिसकी वजह से अब न्यू फॉर्म, न्यू हेड ऑफ इनकम्स एंड अ वेरी डिफरेंट लुकिंग फॉर्म दे दिया गया है। आप जब आईआरएस में लॉगिन करेंगे तो आपको एक इशू भी फेस करना पड़ेगा, जो कि आपके प्रोफाइल और उसके रजिस्ट्रेशन के हवाले से है। उसको किस तरह से हल करना है मैं इस वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। आईआरएस पर आके जैसे ही आप 2026 का फॉर्म के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप में से बहुत से लोगों के सामने ये नोटिस आ जाएगा दैट आपका प्रोफाइल जुलाई 2025 से अपडेट नहीं है, इसको अपडेट करें। एंड विदाउट अपडेट किए ये आपको रिटर्न फाइल करने नहीं देगा। यहाँ आपने अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करना है। यहाँ देखें तो आप में से बहुत से लोगों का कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिसिंग होगी। किसी का इनकम सोर्स नहीं होगा, किसी का एड्रेस मिसिंग होगा, किसी का बैंक अकाउंट नहीं होगा, किसी का एम्प्लॉयर ऐड नहीं होगा। तो यहाँ आपने देखना है कि आपके रेलिवेंट कौन सी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, उसको यहाँ पे आपने अपडेट करना है। जैसे यहाँ पे इनका एड्रेस मिसिंग है तो हम एड्रेस को यहाँ पे अपडेट करते हैं। इस बटन पर क्लिक करें एंड यहाँ पर आपने सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर देनी। नीचे से ओके का बटन दबाएं एंड डन। ऊपर से आप वेरीफाई का बटन दबाकर अपनी पिन एंटर करें एंड ये अपडेट हो जाएगा। अब जब आप वापस आईआरएस के डैशबोर्ड पर आएंगे तो ये आपको 2026 का फॉर्म लेने की इजाज़त दे देगा। तो जैसे ही आप ये प्रोफाइल अपडेट वाला इशू हल होगा, देन आपने चलना है अपने बिजनेस टैक्स रिटर्न फाइल करने की जानिब। मैंने इस वीडियो में एक पूरा प्रैक्टिकल वे में आपको बिजनेस इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न फाइल करने का तरीका बताया है, जिससे अगर आप प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो आप अपनी टैक्स रिटर्न को अच्छे से फाइल कर लेंगे। तो मेक श्योर कि आप इसको तसल्ली से देखें, स्किप ना करें, बिकॉज ये न्यू सेटअप है तो आपको इसको अच्छे से समझ कर ही फाइल करना बहुत ज़रूरी है। एंड डोंट वरी, आपको एक एक हेड ऑफ इनकम के बारे में बताऊंगा ताकि आप इसको अच्छे से फाइल कर सकें। एंड इस बिजनेस टैक्स रिटर्न को हम फाइल करेंगे 3 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें पहला स्टेप है डिक्लेयरिंग योर इनकम। तो इनकम डिक्लेयर करने के सबसे पहले आपने टैक्स रिटर्न वाला ये फॉर्म ले लेना है। इसको यहाँ पे करना है क्लिक, यहाँ से पीरियड ले लेना है और इसको कंटिन्यू करना है। दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न को डिटेल से समझने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आप अवेल कर सकते हो, जिसमें टैक्स रिटर्न की तमाम कैटेगरीज की छोटी से छोटी डिटेल भी डिस्कस की गई है। कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी चेक कीजिएगा। ये एक न्यू स्क्रीन इन्होंने दी है इस बार 2026 से। इसमें आपने ये करना होता है कि आपने पहले से डिफाइन करना है कि आपको क्या फाइल करना है यहाँ पे। जैसे अभी हम इनकम फ्रॉम बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे ऐड है। आप चाहें तो यहीं से ले लें, अभी से ये आपके फॉर्म में ऐड हो जाएंगे। अगर चाहें तो उसको बाद में भी ऐड कर सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको अंदर जाके बताऊँगा कि आपने इसको किस तरह से लेना, वो भी बहुत आसान है। मैं आपको सिंपल वे में बताऊँगा। यहाँ से अगर आप रेजिडेंट है पाकिस्तान के तो आपने यस करना है, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो आपने नो करना है। अभी के केस में हम यस करेंगे और नीचे से आपने ये स्टार्ट फाइलिंग का बटन दबाना है। तो ये देखिए आपके सामने बिजनेस वाला फॉर्म आ गया है। उसके नीचे आपको मिलेंगे टैक्सेस और फिर वेल्थ स्टेटमेंट। पहले हम बिजनेस को देखते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये बताएंगे कि आपका ओपनिंग स्टॉक क्या है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, यानी पिछले साल में जो भी आपका जितना भी माल एक दुकान में, एक कारोबार में आपका पड़ा हुआ था, जिसको सेल करके आप रेवेन्यू कमाते हैं, उस माल की कीमत क्या है जब साल क्लोज हो जाए तो वो हो जाता है क्लोजिंग स्टॉक, और वही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो मिसाल के तौर पर अगर पिछले साल में आपका क्लोजिंग स्टॉक था यहाँ पे 12 लाख, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे कि मेरे पास 12 लाख का स्टॉक पड़ा था जिसे मैंने ये करंट ईयर को शुरू किया। अब आपने करंट ईयर शुरू किया, उसके ऊपर काफ़ी सारी परचेजिंग की, कुछ कॉस्ट की, कुछ आपने एक्सपेंसेस किए, और फाइनली आपने एक नेट रेवेन्यू यहाँ पे कहते हैं, जिसको ग्रोस रेवेन्यू कहते हैं यहाँ पे, वो आपने कमा लिया, जिसको हम कह देते हैं 60 लाख।
आपने 60 लाख का जो ग्रोस रेवेन्यू कमा लिया, आपकी बुक्स कह रही हैं भी ये मैंने 60 लाख का कमाया है, ये हमने लिख लिया यहाँ पे। अब इस 60 लाख को कमाने के लिए आपको कुछ एक्सपेंसेस भी तो किए। अब इस 60 लाख रुपए को कमाने के लिए आपने कुछ एक्सपेंसेस भी किए होंगे, जारी बात है। तो वो एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे बताएंगे, जिनमें यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि ये फ्रीट आउटवर्ड है, ब्रोकरेज है, कमीशन है, डिस्काउंट है। यहाँ पे फ्रीट आउटवर्ड का मतलब होता है यानी आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह, उसको फ्रीट आउटवर्ड कहते हैं। यानी माल भेजने के लिए, माल को सेल करने के लिए जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है ना गुड्स वगैरह पे बेचने की, तो ये होती है फ्रीट आउटवर्ड। ब्रोकरेज होता है, एक फ़ी पेड की जाती है ब्रोकर को, जो आपकी हेल्प करता है आपको इतना बिजनेस रेवेन्यू कमाने के लिए, जिसमें से कुछ हिसाब उसको पे करते हैं, जिसको ब्रोकरेज कमीशन भी कहते हैं। और यहाँ पे एक कमीशन, सिंपल कमीशन से मुराद है भी आपने किसी बंदे को पैसे दिए हैं भी, या किसी सेल पर्सन को पैसे दिए हैं 1 साल में कि मुझे ये आप तुम्हारा कमीशन और मुझे तुम रेवेन्यू कमाने में या मेरी सेल बढ़ाने में आप मेरी मदद करो, तो वो हो जाती है कमीशन। और डिस्काउंट का तो आपको पता है, अगर 1 साल में आपने डिस्काउंट ऑफर किया है, यानी प्राइस को, सेलिंग को कम किया है, और डिस्काउंट कितना आपको कॉस्ट पड़ा है। सिंपल अगर डिस्काउंट की डेफिनेशन देखी जाए तो ये एक रिडक्शन होती है सेलिंग प्राइस में जो कस्टमर्स को दी जाती है, ताकि वो आके आपसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करें। लेकिन क्योंकि आपकी एक चीज़ 100 रुपये की अगर डिस्काउंट लगाएंगे और 80 रुपये की सेल करेंगे, तो वो जो 20 रुपये का गैप होगा ना, वो एक तरह से आपका एक्सपेंस होगा जो आपने माइनस किया है। तो यहाँ पे हमने वो टोटल बताने हैं। तो मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं कि 18 लाख रुपये आपके एक्सपेंसेस थे जो आपने 1 साल में बियर किए हैं इस कॉस्ट को अचीव करने के लिए। अब हम यहाँ पे करेंगे इसको कैलकुलेट, ताकि आपके सामने एक सिनेरियो खुल के सामने आ जाए। तो ये देखें यहाँ पे 42 लाख का यहाँ पे आपका नेट रेवेन्यू आ रहा है। ये देखें नेट रेवेन्यू। अभी इसमें से आपके सेल्स टैक्स के, ब्रोकर्स कमीशन के और ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो इसमें एक्सक्लूड है। अब इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें एक्सक्लूड है। नीचे हम इनको डिक्लेयर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ, तो इसमें से वो आहिस्ता आहिस्ता माइनस होता जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो आपका इनकम लॉस बिजनेस से आ रहा है 30 लाख रुपये। चले मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे जर्नल से कि ये कैसे आया। ओपनिंग स्टॉक था 12 लाख, सेलिंग आपने की, एक्सपेंसेस जो किए 18 लाख, 12 और 18 हो गया 30। टोटल ग्रोस रेवेन्यू आपने कमाया था यहाँ पे 60, और 30 जब 60 में से निकलेगा तो बाकी आ गया आपका 30 लाख। लेकिन ये नेट रेवेन्यू 42 लाख क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो था 60, और उसमें से आपके जो करंट एक्सपेंसेस हैं वो सिर्फ 18 लाख के, इसलिए बाकी 42 लाख आया। लेकिन डोंट वरी, आपकी जो फाइनल कंप्यूटेशन है वो इसके ऊपर होगी, इसके ऊपर नहीं। इसको देखने के लिए आपने चलना है टैक्स चार्ज ऑफ स्लैश पेमेंट्स देन कंप्यूटेशन। तो ये देखें यहाँ पे ये 30 लाख की वैल्यू ना, ये आपकी फाइनल कंप्यूटेशन बन रही है। अब यहाँ पे आपने इनकम डिक्लेयर की, और उसके नीचे आप कुछ एक्सपेंसेस होते हैं मजीद, या जिसको हम कह रहे हैं आपके इस बिज़नेस के एक्सपेंसेस जो होते हैं। फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं, वो सेपरेट है, उसको हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। अभी ये हैं आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस, यानी जो बिजनेस प्रेमिसेस है आपकी, उसके ऊपर क्या क्या आ रहे हैं एक्सपेंसेस इतना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आपको एक एक करके बताता हूँ। जैसे फ्यूल है, फ्यूल के ऊपर 1 साल में आपने कितना खर्चा किया वो आ जाएगी कॉस्ट। फिर उसके बाद आपने सैलरीज 1 साल में कितनी पे की अपने एम्प्लॉयज़ को, अगर आपने रखे होंगे एम्प्लॉयज़ तो उनका बता देंगे भाई आपने इतनी सैलरीज उनको पे की है। फिर आपने पावर पे यानी इलेक्ट्रिसिटी पावर वगैरह पे कितना 1 साल में एक्सपेंस किया वो आ जाएगा। नीचे गैस भी अगर आपके वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है तो उसका 1 साल में कितना एक्सपेंस हो गया। फिर रिपेयर मेंटेनेंस आपने की अपनी शॉप की, अपने बिजनेस प्रेमिसेस की जहाँ पे आप कारोबार कर रहे हैं, तो 1 साल में कितनी कॉस्ट होगी आप वो निकाल देंगे इसकी। उसके बाद स्टोर या स्पेयर्स में आपका कितना एक्सपेंस हुआ वो बता देंगे। फिर यहाँ पे नीचे ये डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस है, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो यहाँ पे आपके सामने लिस्टेड नहीं नज़र आ रहे, लेकिन वो एक्सपेंस आपकी जेब में से गए हैं, आपके बिजनेस ने उस पर स्पेंडिंग की है, तो वो आप यहाँ पे बता देंगे। मिसाल के तौर पर हम 5 लाख रुपये ये भी बता देते हैं। अब नीचे ये अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन एंड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद नीचे यहाँ पे ये है अकाउंटिंग अमोर्टाइजेशन। अब ये क्या होती है? ये होती है आपके इनटेंजिबल एसेट्स, यानी आपके पेटेंट, सॉफ्टवेयर, आपके ट्रेडमार्क्स वगैरह पे 1 साल में जितनी उसकी डेप्रिसिएशन होती है, जितनी उसकी वैल्यू कम होती है ना, वो भी एक तरह का आपकी कॉस्ट होती है जो निकल रही होती है। तो अगर आपका कुछ इस तरह का सीन है, कोई आपके बिजनेस के इस तरह के एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू ओवर द ईयर्स कम हो रही है, यानी पहले पिछले साल वो 100 की वैल्यू रखता था, अब अगर वो 80 की रख रहा है, तो वो कितनी कॉस्ट आपको पड़ी अब ये वो बताएंगे यहाँ पे। उसके बाद नीचे अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। ये क्या होता है? डेप्रिसिएशन होती है टेंजिबल एसेट्स, यानी आपकी मशीनरी, आपके व्हीकल्स, आपकी बिल्डिंग, आपका सामान जो वहाँ पे पड़ा हुआ है फिजिकल, उसकी कितनी डेप्रिसिएशन ओवर द ईयर होगी। ये भी वैसे ही, यानी अगर 100 रुपये प्राइस थी उसकी पिछले साल में, तो इस साल में उसकी कितनी वैल्यू रहेगी यहाँ पे आपने वो बताना है। तो ये वो निकल जाएंगे एक्सपेंसेस यहाँ पे। इसको हम करेंगे यहाँ से कैलकुलेट। तो अभी देखिए जैसे ये सारे एक्सपेंसेस हो गए तो हमारे पास ये बाकी बच गया 15,60,000। अब इसके ऊपर आपके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी होते हैं, वो हम निकालेंगे यहाँ पे। इस बात में आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे भी एक्सपेंसेस हैं और ये भी एक्सपेंसेस हैं। ये मैं दोनों का डिफरेंस बता दूं। ये जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये होते हैं आपके बिजनेस प्रेमिसेस के अंदर जो होते हैं, बिजनेस को चलाने के जो एक्सपेंसेस होते हैं ये वो हैं।
और ये होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी उसका जो आपके एक कंपनी का ऑफिस है, ऑफिस के अंडर एम्प्लॉयज़ हैं, बाकी सारे काम है, तो ये वहाँ पे एक्सपेंसेस होते हैं। इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सेपरेट है। और ये जो ऊपर वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस प्रेमिसेस वाले, ये सेपरेट है, इसको इसके साथ में मिक्स नहीं करना। अब ये देखें जी, अगर आपकी वो बिल्डिंग जो पे आप बिजनेस कर रहे हैं उसका रेंट भी जाता है 1 साल का, तो 1 साल में मसाल का जितना उसका रेंट गया आप वो बता देंगे। फिर नीचे आपने रेट टैक्सेस या कोई पे करते हैं, जहाँ पे आपकी बिल्डिंग है वहाँ पे कोई म्यूनसिपलिटी टैक्स है, इस तरह के दूसरे टैक्सेस हैं जो लोकल गवर्नमेंट में या म्यूनसिपलिटी सिटीज़ में या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक कराची वगैरह में निकल जाते हैं, वो टैक्सेस भी पे करने पड़ते हैं 1 साल में, तो उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो यहाँ पर निकल जाएगी। फिर सैलरीज वगैरह, ये सैलरीज होंगी आपके उन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वाले एम्प्लॉयज़ की, वो जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जो वर्कर है कंपनी के अंदर डायरेक्ट काम रहा है, ये उनकी नहीं होगी, ये सैलरीज होंगी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों की, कि उनकी सैलरीज आपने यहाँ पे कितनी निकाली है 1 साल में। फिर नीचे ट्रैवलिंग वगैरह भी की है सब लोगों ने इस बिज़नेस को, यहाँ पे इतना बजट अचीव। फिर इसके नीचे यहाँ पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, वो कितने किए हैं आपने 1 साल में, तो आप वो निकाल देंगे। इलेक्ट्रिसिटी वाटर गैस अगर है यहाँ पे तो वो भी आप निकल जाएगा 1 साल में कितना है। इसके बाद ये कम्युनिकेशन, यानी टेलीफोन फ़ोन वगैरह पे एक बात करने के लिए एक से दूसरी जगह पे कम्युनिकेट जब बंदा करता है, उस पर टेली कम्युनिकेशन के ऊपर आपका कितना खर्चा आ जाता है, ये वो है। इसमें आपका डाक वगैरह भी शामिल होगी और फ़ोन बिल, टेलीफोन, मोबाइल, ये सारे बिल्स भी इसमें शामिल होंगे। तो हम यहाँ पे मिसाल के पे ये वैल्यू दे देते हैं। फिर रिपेयर मेंटेनेंस आपने कितनी की है 1 साल में, वो आएगी। स्टेशनरी पे, प्रिंटिंग पे, फ़ोटो कापीज़ पे आपने कितना 1 साल में ख़र्चा किया है, वो आ जाएगा। नीचे आपने एडवर्टाइजिंग कितनी की है आपने इस बिज़नेस को अचीव करने के लिए, इतना ग्रॉस रेवेन्यू के लिए, तो वो जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर इसके अलावा ये सारा कुछ एक्सपेंसेस के अलावा भी कोई एक्सपेंस आपका बचता होगा तो उसको आप यहाँ पे लिख देंगे, और इसके बाद आपने इसको करना है कैलकुलेट। तो अब देखें ये फाइनल कॉस्ट जो आपकी निकल के आई है, ये आई है 6,09,000 रुपये। अब जब हम जा लेंगे टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स और नीचे कंप्यूटेशन पे, तो यहाँ पे देखें 7,79,000 रुपये आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है, जिसके ऊपर आपने बिजनेस, यानी ये आपकी नेट वैल्यू आ रहा है। इसको हम यहाँ पे बिजनेस में देखें जाके, तो ये देखें 7,79,000 रुपये, ये आपका टोटल नेट वैल्यू आया है इनकम लॉस। ये देखें इनकम लॉस फ्रॉम बिजनेस, और इसी के ऊपर टैक्सेशन होगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि अगर आपका एक बिज़नेस के अलावा कोई 2 बिज़नेस भी हैं, जिसमें से एक तो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के बारे में है, जिसमें आप कुछ बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं बना के, लेकिन कुछ अदर बिजनेस भी हैं जिनके आप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं कर रहे लेकिन उससे आपको इनकम आती है, तो उसको आप डिक्लेयर करेंगे ये अदर रेवेन्यू में, और यहाँ पे ये अदर वाले हेड के सामने। तो मिसाल के तौर पर 10 लाख रुपये आपको यहाँ से भी आता है, उसको आप यहाँ पे लिख देंगे और इसको कैलकुलेट कर देंगे। ये आपके फाइनल इनकम जो है उसको बढ़ा देगा, और जिसकी वजह से आपका टैक्स भी है वो जो बढ़ जाएगा। अभी जब हम जाके देखेंगे कंप्यूटेशन, तो ये देखें पहले सिर्फ ये 7,79,000 था, अब ये 17,79,000 हो गया। ठीक है, और नीचे ये देखें तो इसके ऊपर आपका जो एडमिटेड टैक्स बन रहा है वो बन रहा है 2,23,700। इसका आपने यहाँ पे चालान प्रिपेयर करना होगा और फिर इसको पे करना होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे आपने विदहोल्डिंग टैक्सेस भी पे किए होते हैं जो इसको फाइनल अमाउंट को कम कर देते हैं, तो उसके डिक्लेरेशन भी हम साथ में यहाँ पे करेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। तो अब दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपने जैसे अपनी मेन बिजनेस शो कर दिया, उसके अलावा कोई अदर बिजनेस था उसकी अमाउंट भी शो कर दी, अब इसके अलावा भी आपकी कोई प्रॉपर्टी से इनकम है, कोई गेन टैक्स मिला है आपको, या आपके फॉरेन से कोई इनकम आ रही है, उसको यहाँ पे कैसे ऐड करेंगे। उसके लिए यहाँ पे उन्होंने एक बटन दिया हुआ है ऐड इनकम सोर्सेज, इसके ऊपर आप करेंगे क्लिक, और मेक श्योर कि आप पहले अपने काम को सेव कर लीजिएगा ऊपर, फिर इसको करिएगा, वरना वो कहेगा पहले सेव करो फिर यहाँ से कंटिन्यू करो। तो यहाँ से आपने अभी हमने बिजनेस वाला लिया हुआ है, मिसाल के तौर पर आप अदर सोर्सेज ले लेते हैं और प्रॉपर्टी वाला भी ले लेते हैं। ये लेने के बाद नीचे से आपने इनको ऐड कर देना है। ये देखें ऐड करें तो यहाँ पे ये दोनों हेड आ गए, अदर सोर्सेज भी आ गया, यहाँ पे प्रॉपर्टी का भी आ गया। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी में जो भी आपको 1 साल में मिल रहा है, आप रेंट रिसीव कर रहे हैं, आपके जो भी कैटेगरीज यहाँ पे होंगी, आपने यहाँ पे उस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर करना है। मिसाल के तौर पर आप किसी प्रॉपर्टी का रेंट रिसीव कर रहे हैं तो उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे आपने लिस्ट करना है। प्रॉपर्टी पे क्लिक करें तो ये देखें यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी आपको नज़र आ रही होंगी। अगर आपने पिछले रिटर्न में अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में अपने प्रॉपर्टीज़ को डिक्लेयर किया होगा तो यहाँ पे नजर आएंगी, वरना आपको ये ऐड प्रॉपर्टी का बटन दबा के यहाँ पे प्रॉपर्टी नए सिरे से ऐड करनी पड़ेगी, जिसमें प्रॉपर्टी टाइप देंगे कि वो कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है। उसके बाद आपने बतानी होगी उसकी टाइप। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे कर लेते हैं रेजिडेंशियल, फिर यहाँ पे उसका बताना है कि वो फ्लैट है, ओपन प्लाट है, फार्म हाउस है, क्या है। फिर उसकी डेट कब आपने उसको लिया, उसके बाद वो लैंड मेजरमेंट क्या है, जैसे मरला है, और यहाँ पे हम बता देंगे 20, और एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, मिसाल के वो कितने की आपने ली, ये आप इस यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। फिर पाकिस्तान में उसका एड्रेस कहाँ पे है वो आपने बताना है। नीचे आपने डिस्ट्रिक्ट बतानी है जिस डिस्ट्रिक्ट में वो मौजूद होगी, फिर सिटी बताना है जिस सिटी में वो आपके पास होगी, और फिर आपने उसका एड्रेस बताना है। यहाँ पे जो भी आपके सामने उसका एड्रेस होगा प्रॉपर्टी का, उसको आपने यहाँ पे डिक्लेयर करना है।
फिर आप जब उसको सेव करेंगे तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ये देखें, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड होगी। अब इस प्रॉपर्टी से अगर आप रेंट रिसीव करते हो, मिसाल के तौर पर 4 लाख रुपए आपने रेंट रिसीव किया एक साल में, वो लिखेंगे, तो उसको हम करेंगे कैलकुलेट, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। और इसमें से ये 1/5 जो है वो इसकी कॉस्ट की कटिंग में निकाल देता है। जैसे ये देखें 81, ये देखें ये 80,000 यहाँ से निकल गया। 1/5 ऑफ रेंट ऑफ बिल्डिंग रिपेयर्स, यानी ये उसको खुद ही नहीं मानता। वो कह देता है एक साल में जो आपने कमाया उसमें से 1/5 जो है उसकी कॉस्ट मेंटेनेंस की सूरत में उसको माइनस कर देता है ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से यहाँ पे आपने अपनी प्रॉपर्टीज़ बतानी होती हैं। फिर यहाँ पे कुछ आपके अदर सोर्सेज से भी इनकम है, तो उसके लिए आपने जाना अदर सोर्सेज, रिसीट एंड डिडक्शंस। यहाँ पे अदर इनकम का बटन दबाना है और यहाँ से आपने चूज़ कर लेना है कि वो आपके रेलिवेंट कौन सा हेड है। यहाँ पे जैसे आप ग्राउंड रेंट लेते हैं या बहबूद सर्टिफिकेट है आपके पास, जो भी आपके रेलिवेंट होगा उसको लेके आप ऐड करोगे तो यहाँ पे उसका हेड बन जाएगा। तो जैसे ये बहबूद सर्टिफिकेट है, मिसाल के तौर पर कितने का हम रैंडम वैल्यू लिख देते हैं, भी 50,000 का है। इसी तरह से ग्राउंड रेंट आपको क्या आ रहा है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, भी मुझे जितना भी एक साल में आ रहा है, मिसाल के तौर पर 5 लाख ये भी लिख देते हैं। फिर इसको हम कर देंगे कैलकुलेट, तो ये आपकी एंट्री इस सोर्स के अंदर भी हो जाएगी। इसके अलावा अगर नीचे देखें तो आप प्रॉफिट ऑन डेट और डिविडेंड इनकम ये सारी आ रही है। ये इसलिए आ रही है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स वगैरह में, तो जब आप ये फॉर्म ओपन करेंगे या इसको ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पे ये वैल्यूज ऑटोमेटिक आ रही होंगी। आपने जस्ट ऊपर से कैलकुलेट करके उनको यहाँ पे फिक्स कर देना, यानी उनका डाटा यहाँ पे सेव कर देना। ये वैल्यूज़ आपको खुद ब खुद मिल जाएंगी। या इसके अलावा एक डैशबोर्ड पे देखें तो आपको हेडर नज़र आता है हविया मालूमात का, उसमें भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। आप वहाँ से भी लेके यहाँ पे पुट कर सकते हो, लेकिन ये सिस्टम ऑटोमेटिक ले आता है, आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों जब आप अपने बिजनेस की तमाम एंट्रीज कर लेंगे, अपने बिजनेस के तमाम वैल्यूज़ लिख लेंगे, आपके कोई अदर बिजनेस है उसको भी ऐड कर लेंगे, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को भी डिक्लेयर कर लेंगे, देन नीचे अब आपने इसको बैलेंस शीट को फाइल करना होता है। और बैलेंस शीट फाइल किए बगैर ये आपको रिटर्न सबमिट करने नहीं देगा। तो चलते हैं बैलेंस शीट पे। अब यहाँ पे आपने बताना होता है कि जो भी आपके एक बिज़नेस शुरू करने के लिए आपने कितने एक्सपेंसेस लगाए हैं और आपने कितनी लाइबिलिटीज़ हैं उसके लिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम एक टोटल वैल्यू दे देते हैं, बाकी मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ। यानी एक अदर एसेट्स में आपके पास आपने 50 लाख रुपए से बिज़नेस शुरू किया, ये आपने लिख दिया जी आपका 50 लाख रुपए आ गया। अब वो 50 लाख रुपए आपके पास किस नेचर में आया है, वो नेचर यहाँ पे बतानी होती है। मिसाल के तौर पर वो 50 लाख आपने कैपिटल के तौर पे लिया है, या लॉन्ग टर्म बॉर्रोइंग की है, किसी से लंबा लोन लिया आपने कुछ 15-20 साल के लिए, वो है, या आपने ट्रेड क्रेडिटर किया, यानी जो तजारत करते हैं लोग मार्केट में बड़े से, किसी से आपने क्रेडिट पे लिया है जो आपको बाद में ज़ाहिर बात है वापस करना पड़ेगा। या इसके अलावा कोई अदर लाइबिलिटी ऐसी जो यहाँ तीनों के अलावा कोई आपने किसी और सोर्स से लिया है, तो आपने यहाँ पे बताना होता है। मोस्टली लोग जो है वो पैसा लेते हैं कैपिटल की सूरत में या बैंक से लोन की सूरत में लेते हैं, तो वो यहाँ पे आ जाता है। तो मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि आपने यहाँ पे एंट्री कैसे करनी है। तो यही 50 लाख आप यहाँ पे लिखेंगे, तो ये आपकी एंट्री जो है ये एक्सेप्ट हो जाएगी। तो ये देखें ये ऊपर वाला और नीचे वाला बैलेंस है, तो ये बैलेंस शीट आपकी रेडी है। लेकिन यहाँ पे देखें ऊपर 3-4 हेड और भी हैं। वो क्या है, वो आपके एसेट्स के बारे में है। यानी कि 50 लाख की वैल्यू अगर हम यहाँ पे नहीं देते और मुख्तलिफ किस्म के एसेट्स ऐड करते तो किस तरह से करते। सबसे पहले लैंड देखें तो प्रॉपर्टी में आ गया, यानी जो भी प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे है आप उसको ऐड करें, उसकी वैल्यू लिखें, वो भी आपका एक एसेट है। मिसाल के तौर पर हम इस प्रॉपर्टी को ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ये देखें तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 50 लाख हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ये आपका एसेट ही बन गया। फिर इसके अलावा अगर आपकी कोई बिल्डिंग है तो उसको ऐड करने के लिए आप इसके सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे आप चाहें तो नई प्रॉपर्टी ऐड कर लें, या इस साल आपने ऐड की होगी तो वो यहाँ पे अवेलेबल होंगी यहाँ पे एंटर करने के लिए, तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर नीचे देखें तो ये आपके बैंक अकाउंट्स हैं, यानी बैंक अकाउंट में आपका एसेट ही होता है, उसमें पैसा पड़ा है तो आपका एसेट है। बैंक अकाउंट अगर आप यहाँ पे लिखेंगे उसके अंदर जो उसका बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस इस 30 जून 2026 का, उसकी वैल्यू को आप यहाँ पे बताएंगे। फिर प्लांट मशीनरी आपकी वो भी आपका एसेट है, वो कितनी प्राइस की है वो पड़ा है। फिर स्टॉक्स अगर आपने लिए हुए हैं ट्रेड कर रहे हैं वो कितने आपके, वो भी ऐड होगा। मोटर व्हीकल है आपकी बिजनेस नाम की, तो वो उसको आप यहाँ पे ऐड करेंगे, वो भी आपका एसेट है। तो अगर आप एक लमसम वैल्यू ऐड नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं आप इसको टोटली ब्रेक डाउन करके यहाँ पे अलग अलग लिखें ताकि आपकी रिटर्न अच्छी बने, तो फिर आप इसको अलग अलग हेड में भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताया है। लेकिन अगर आपको नहीं पता और आप एक ओवरऑल वैल्यू देना चाहते हैं तो आप इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया है। तो चले मैंने आपको बता दिया है कि आप अपना मेन सोर्स बिजनेस कैसे ऐड करेंगे, उसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ या कोई और सोर्स है आपका साथ में तो उसको इस फॉर्म के साथ में कैसे अटैच करेंगे। चले अब चलते हैं हम यहाँ पे स्टेप 2 की तरफ जो कि है डिक्लेयरिंग द एप्लीकेबल टैक्सेस। उसके लिए हम चलेंगे टैक्स चार्जेबल / पेमेंट्स और यहाँ पे चलेंगे विद होल्डिंग टैक्सेस पे। यहाँ पे देखें तो आपको पहला सेक्शन मिलेगा एडजस्टेबल टैक्सेस का, फिर फाइनल टैक्स का, मिनिमम टैक्स का। अगर तो आपकी वैल्यूज़ होंगी ना म्यूचुअल फंड से, PSX से आ रही होंगी आपको, तो वो उनकी रेलिवेंट जो हेड होंगे वो आपको फाइनल टैक्सेशन में पहले से मिल जाएंगे, यहाँ पे ऐड हुए हुए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे।
लेकिन जैसे अभी आप ये देखें एडजस्टेबल टैक्सेस है, तो यहाँ पे एक सेक्शन है, इसको आप खोलेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा, आपको यहाँ से पहले से ऐड हुई चीज़ें नहीं मिलेंगी, अब आपको खुद से लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे सेक्शन पर क्लिक करें तो यहाँ पे फर्ज करें मिसाल के तौर पर आपका एडजस्टेबल टैक्स है सेल फोन के ऊपर, तो सेल लिखेंगे तो सेल आ जाएगा। फिर अगर आपका इंटरनेट के ऊपर है, इंटरनेट लिखेंगे तो इंटरनेट का बिल आ जाएगा, इसको ले लें। फिर उसके बाद आपने व्हीकल पे कोई टैक्स दिया हुआ है तो उसको ले लेंगे, वो आ जाएगा, यहाँ पे उसको चूज़ कर लें। तो बस आपने यही करना है कि यहाँ इस पे आपके रेलिवेंट जितने भी होंगे आपको वो उनके हेड उनके सेक्शन याद होंगे, तो फिर तो आप बड़ी जल्दी निकाल लेंगे। जैसे 151 यहाँ पे बैंकिंग के रेलिवेंट है तो वो आ जाएगा, प्रॉफिट ऑफ बैंकिंग अकाउंट्स के रेलिवेंट निकालने की चीज़ें। फिर जैसे 236 के है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये प्रॉपर्टी की परचेजिंग के ऊपर। फिर 236 सी जो है ये आपको सेलिंग के ऊपर मिल जाएगा। तो अगर आपको हेड्स याद होंगे फिर तो आप जल्दी निकाल लेंगे, अगर नहीं याद तो फिर आपने इसको लिस्ट को आराम से देखते जाना है, जो भी टैक्सेस आपने पे किए होंगे उसको आराम से निकाल के यहाँ पे ऐड कर देना है। अभी हमने जितने टिक किए हैं उनको ऐड करते हैं। तो ये देखें ये सेलफोन इंटरनेट का आ गया, इसके ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ पे ऊपर अपना नंबर लिख देना, नीचे कंपनी बता देनी है जिस कंपनी का आपके पास सिम है, एक या एक से ज़्यादा, उस पर 1 साल में जितना आपने लोड करवाया वो यहाँ पे आ जाएगा, और उसके ऊपर जो टैक्स एप्लीकेबल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, जो कि तकरीबन 12.5 पे होता है। तो उस हिसाब से आप निकाल लें तो यहाँ पे आपका टैक्स आ जाएगा। और इसी तरह से नीचे PTCL का बिल भी ऐड करना चाहें आप, क्योंकि आपने बिजनेस के ऊपर PTCL का फ़ोन तो हो सकता लगा हो, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे आपने उसका नंबर लिखना है PTCL का, नीचे आपने लिख देना है PTCL है, यहाँ पे उसको ऐड कर देना है। और इसका सर्टिफिकेट किस तरह से लेते हैं या मोबाइल का विद होल्डिंग सर्टिफिकेट किस तरह लेते हैं, इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियोज़ बनाई हुई हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और यहाँ पे इसको भी पूरे साल का जितना आपने किया होगा बिल पे किया होगा वो यहाँ पे लिख देंगे, और उसका टैक्स आपने इस सेक्शन में लिखना है। ये आप अपने विद होल्डिंग सर्टिफिकेट से देखेंगे तो वहाँ पे क्लियरली लिखा होता है, वहाँ से देख के यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर इसका हम निकाल लेते हैं 1825 इसका टैक्स था और तकरीबन 2500 इसका टैक्स था, इसको हम लिख लेते हैं ताकि इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो फाइनल टैक्स में चली जाए, और हमारे जो एडमिटेड टैक्स बन रहा था उस पर इसको, और हमारा जो एडमिटेड टैक्स बन रहा था वो इससे कम हो जाए। इसी तरह से आप चाहें तो कोई भी सेक्शन यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जस्ट मैंने आपको रैंडमली करके बताया क्योंकि यह ज़्यादातर लोगों के रेलिवेंट होता है। आप अपने मुताबिक देख लीजिए, जो भी यहाँ से ऐड मिलेंगे उनको ऐड करके उनकी वैल्यू, टोटल रिसीट वैल्यू और उसका टैक्स यहाँ पर डिक्लेयर कर दें। फिर इसी तरह से नीचे ये फाइनल टैक्स में देख लें, जो भी रेलिवेंट सेक्शन आपके होंगे आप इसको यहाँ से निकाल लें, उनको यहाँ से जस्ट आपने टिक करते जाना है, वो ऐड हो जाएंगे। आपने जस्ट उनकी यहाँ पे रिसीट वैल्यू यानी टोटल वैल्यू और आगे उसका टैक्स बता देना, तो ये यहाँ पे एंट्री हो जाएगी आपकी बड़े आराम से। अब देखें यहाँ पे हमने ये कुछ टैक्सेस ऐड कर लिए हैं, और जब आप अपने सारे टैक्सेस को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एंटर कर लेंगे, देन आप जब अपना कंप्यूटेशन पर जाएंगे ना, तो यहाँ से आपको नज़र आएगा कि आपकी जो पहले बन रही थी एडमिटेड इनकम टैक्स आपका, वो काफ़ी कम हो जाएगा। ये यहाँ पे इसलिए बढ़ गया क्योंकि हमने पीछे एंट्रीज़ की हैं अदर सोर्सेज में, बाकी सब की, तो यहाँ पे हमने चेक नहीं किया था तो इसलिए ये बन रहा है। लेकिन वैसे देखें तो विद होल्डिंग टैक्स आपने 4325 रुपये पे किया है, ये वही है जो भी हमने एडजस्टेबल टैक्सेस ऐड किए थे। अगर ये निकल जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, अगर ये आप तमाम अच्छे तरीके से ऐड कर देंगे तो ये कम हो जाएगी। अब जब आप अपनी टोटल फाइनल कैलकुलेशन कर लेना बिजनेस की, सभी इनकम्स की, सभी टैक्सेस की, देन आपने ये प्रिपेयर PSID के बटन दबा के अपना चालान बनाकर इसको पे करना है। और पे करना भी सिंपल है, आप अपने इजी पैसा से पे कर सकते हो, अपने बैंक अकाउंट से कर सकते हो। इसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो है, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, किस तरह से ये PSID के थ्रू अपना एडमिटेड इनकम टैक्स पे करते हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। तो अभी हम बढ़ते हैं अपने स्टेप 3 की तरफ, जिसमें हम फाइलिंग करेंगे वेल्थ स्टेटमेंट को। तो इसको हम करते हैं क्लोज और चलते हैं वेल्थ स्टेटमेंट पे। और सबसे पहले हमने जाना है रिकंसिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स पे। यहाँ पे देखें तो सबसे पहले ये आपकी टोटल इनकम है अभी जो आपके सामने आ रही है, ये उसने खुद ब खुद ही ले लेता है, अब आपको खुद से ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मल टैक्स में आ रही है इसलिए नॉर्मल में शो करेगा, अगर एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी तो इस सेक्शन में आएगा, अगर सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन में होगी तो ये साइड में उसको ले आएगा खुद ब खुद, आपको एंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे नीचे देखें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। क्यों पॉजिटिव आ रही है? क्योंकि अभी हमने यहाँ पे एक्सपेंसेस नहीं बताए, ये टोटल इनकम आ रही है इनकी, और पिछले साल के हिसाब से इनकम ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव में है। अब यहाँ पे आके आपको आपके ये एसेट नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे ये देखें, ये एसेट इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि पिछले सालों में इस रिटर्न के अंदर ये एसेट मौजूद इसलिए वहीं पे हैं। तो ये देखें यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टीज़ और डिफरेंट वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, ये इसलिए हैं क्योंकि पिछले साल से इस रिटर्न के अंदर ये मौजूद थी। अगर आप पहली दफ़ा कर रहे होंगे तो आपने इनको खुद से ऐड करना है, और अगर ये पीछे से आ रही है इसका मतलब आप पहले रिटर्न फाइल करते रहे हैं और आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में ये वैल्यूज़ मौजूद थी। जैसे आपकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, पीछे देखें तो ये आपका कैश इन हैंड है, उसके अलावा आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट है बैंक में वो चल रही है, तो ये यहाँ पे खुद ब खुद शो हो जाती है, आपने जस्ट उनको करंट वैल्यू से चेंज करना होता है। बट अगर आप ये पहली दफ़ा कर रहे हैं और आपने खुद से अपनी प्रॉपर्टीज़ को ऐड करना है तब कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ।
आपने यहाँ से ये प्लस वाला आइकन दबाना है। जैसे पहले मैंने आपको प्रॉपर्टी ऐड करने का तरीका बताया था, जब आप रेंट वाला सेक्शन हमने देखा था प्रॉपर्टीज़ रेंट वाला, उसी तरह आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी को ऐड करना है। वही वैल्यू सारी यहाँ पे आपने देनी है जैसे मैं पहले बताई थी। अगर नहीं देखा तो पीछे जाके वो चेक कर लें, यहाँ पे दोबारा बताने से आपका टाइम ज़ाया होगा। तो उसको आपने सेव करना है, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड हो जाएगी और आपने जस्ट उसकी टोटल वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है जिस पे आपने उसकी रजिस्ट्री कराई है या डॉक्यूमेंट्री जो भी एविडेंस उसका प्राइस का, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। फिर उसके बाद नीचे कोई फाइनेंशियल एसेट आपने मजीद इन्वेस्टमेंट की हुई है, जैसे PSX में की हुई है, म्यूचुअल फंड में की हुई है, तो आपने यहाँ पे एसेट्स में जाके उसको यहाँ पे ऐड कर लेना। जैसे इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स बॉन्ड यहाँ पे सिलेक्टेड है ना, आपने सेलेक्ट करना है। इसी तरह से ये हेड बन जाएगा, आपने उसमें अपनी टोटल जो इन्वेस्टमेंट है वो लिख देनी है। और इसके अलावा जब आपने अपने बैंक की क्लोजिंग अमाउंट यहाँ पे डिक्लेयर करनी होती है, अपने एक बैंक के अकाउंट आपका ये एक से ज़्यादा है, तो बैंक अकाउंट डिक्लेयर करने के लिए भी आपने ये एसेट्स पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने ये बैंक अकाउंट ले लेना है, आपने ऐड करना है। तो ये देखें ये बैंक अकाउंट की ऑप्शन यहाँ पे शो हो गई है। अब आपने यहाँ पे इसको प्लस वाला आइकन दबाना है, ऊपर IBAN लिखेंगे, नीचे अकाउंट टाइटल और बैंक नेम। ऊपर आप यहाँ पे IBAN लिखेंगे तो ये नीचे नाम जो खुद ब खुद आ जाएंगे, या आप खुद भी चाहें तो लिख सकते हैं। वैसे सिस्टम तो उन्होंने बनाया भी ये खुद ब खुद आ जाए, लेकिन फिर भी आप अगर नहीं शो होगा तो यहाँ पे आप खुद से लिख लेंगे। जब आप यहाँ पे ऊपर एंटर करेंगे IBAN तो ये नीचे इनेबल हो जाएगी ऑप्शन। इसको आप यहाँ पे डिक्लेयर करके यहाँ पे आपने अपने 30 जून 2026 का जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, उसको यहाँ पे आपने डिक्लेयर कर देना है अपने बैंक अकाउंट में। फिर इसके नीचे देखें तो आपका कैश इन हैंड आ जाएगा। उसके अलावा आपकी पर्सनल आइटम आ जाएगी, आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप, जो भी आपकी पर्सनल आइटम है वो शामिल हो जाएंगी। अब इनके अलावा आपने गोल्ड कैसे डिक्लेयर करना है, बाइक व्हीकल कैसे डिक्लेयर करनी है, उसके लिए ये एसेट बना हुआ है। ये देखें ये एसेट का बटन है, इसको क्लिक करें तो इसमें आपके इक्विपमेंट आ जाएगा, एनिमल्स, मोटर व्हीकल, प्रीशियस पोजेशन, हाउस होल्ड इफेक्ट और एनी अदर एसेट्स जिसमें आपके बॉन्ड्स वगैरह वो सब कुछ आप डिक्लेयर कर सकते हो, वो आ जाएंगे। तो जो भी रेलिवेंट होगा आपने यहाँ पे बता देना। मिसाल के तौर पर कोई प्रीशियस आइटम है वो बताएंगे और मोटर व्हीकल बताएंगे। दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद मोटर व्हीकल में ये प्लस करेंगे तो ऊपर हम व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका चेसी नंबर, मेक एंड मॉडल, ये तीनों चीज़ आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये एंटर हो जाएगा। फिर आपका प्रीशियस पोजेशन में आ जाएगा। प्रीशियस पोजेशन में नेचर क्या, जैसे गोल्ड है, और कितनी आपके पास 10 तोला है वो लिखेंगे, और जो उसकी वैल्यू आपकी होगी रिसीट जिस पे आपने ख़रीदा होगा वो यहाँ पे आप एंटर कर देंगे तो वो कंसिडर हो जाएगी वैल्यू, वो आप अमाउंट यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपने ट्रू वैल्यू लिखनी है ताकि कल को जब इस पर टैक्सेशन हो तो आपके ऊपर कोई मसला ना बने। ठीक हो गया। ये सब करने के बाद अब बारी आ जाती है आपके एक्सपेंसेस डिक्लेयर करने की। तो एक्सपेंसेस का तो यहाँ पे हेड ही नज़र नहीं आ रहा आपको, देखे है ही नहीं। अब ये कहाँ से मिलेगा, और ये मिलेगा आपको रिकन्सिलेशन के अंदर, क्योंकि अब उन्होंने इसको यहीं पे एंटर कर दिया है ताकि आपको यहीं से ही एक एक हेड जैसे हमने बाकी निकाले हैं ये भी निकालने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर ये देखें ये एक्सपेंसेस का उन्होंने ऐड किया हुआ है, इसको हम करेंगे क्लिक, और जो भी रेलिवेंट आपके हेड होंगे उनको आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करके बाहर निकाल लें। आपको सारी चीज़ें एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी रेलिवेंट होगा आपका आप उसको निकाल लें और फिर यहाँ पे उसकी एंट्री कर दें। जो भी रेलिवेंट हो निकाल लें, उसको ऐड करें तो उसकी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। ये देखें मिसाल तो मेडिकल पे आपने एक साल में कितना एक्सपेंस किया है, फिर फंक्शन गैदरिंग पे आपने एक साल में कितना एक्सपेंस किया वो आ जाएगा। नीचे आपने अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो होते हैं फंक्शन गैदरिंग्स पे, उसके बाद इवेंट्स वगैरह पे, गैदरिंग पे वो कितना हुआ वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर एक होता है ओवरऑल, अगर आपने टोटल ओवरऑल एक एक्सपेंस किया जिसको अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंस कहते हैं, तो उसको आप यहाँ से निकाल लेंगे, इसको भी ऐड कर लेंगे। तो आप ये यहाँ पे भी एक डायरेक्ट वैल्यू, एक बड़ी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे 5 लाख आपको इसमें गया, क्योंकि छोटे छोटे कई एक्सपेंसेस होते हैं जो बंदे को याद नहीं होते, तो बंदा एक लमसम अमाउंट यहाँ पे लिख लेता है, वो इसमें आ जाएगी अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये देखें जैसे आपने कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू बढ़ गई। यानी आपकी जो बैलेंस, आपकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो अभी तक बैलेंस नहीं हुई। बैलेंस करने के लिए आपने इनके अपने एक्सपेंसेस को, अपने इनकम को एक्यूरेटली करना है ताकि आपके यहाँ पे ज़ीरो शो हो। और ये ज़ीरो तभी शो होगा जब आपकी वेल्थ स्टेटमेंट, आपके एक्सपेंसेस, आपकी इनकम और आपके एसेट्स जो हैं वो टोटली एक दूसरे के साथ मैच करेंगे। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि आपने वैल्यूज़ में एंट्री किस तरह से करनी है। अब आपने ट्रू वैल्यूज़ के साथ इसकी एंट्री करनी है, तब आप यहाँ पे ये रिकनसाइल्ड अमाउंट यहाँ पे जीरो हो जाएगी और आपकी बैलेंस शीट जो है यानी आपकी वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो बैलेंस हो जाएगी यहाँ पे। अब यहाँ पे एक फाइनल चीज़ रह जाती है, अगर आपकी कोई लाइबिलिटी मौजूद हो तो उसको आप किस तरह से डिक्लेयर करेंगे। लाइबिलिटी मुराद आपने किसी का पैसा देना है, बैंक का लोन देना है, तो वो आप किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए आप चलेंगे पर्सनल एसेट्स / लाइबिलिटीज़ में, और यहाँ पे नीचे देखें तो ये आपके पेएबल्स हैं जिसमें आपकी बोरोइंग है, यानी किसी से आपने पैसा लिया है किसी बंदे से तो उसको वापस करना है, लोन लिया हुआ है बैंक से वो वापस करना है, क्रेडिट्स थे वो वापस करने हैं, वो सब कुछ। मिसाल के तौर पर आप इस पर प्लस वाला आइकन दबाएंगे, यहाँ पे आप उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि मिसाल के तौर पर मिस्टर ABC, उससे आपने पैसा लिया हुआ है, चाहें तो आप उसका साथ में NIC नंबर भी लिख सकते हैं, उसको आप यहाँ पे ऐड करेंगे।
और फिर आपने बताना आपने उससे कितना पैसा लिया, और ये जो इतना पैसा होगा ना, ये आपके फाइनल जो आपके होगा एसेट्स, जो टोटल एसेट्स आप इस साल के बनेंगे उसमें से कम हो जाएंगे। ये देखे, ये नीचे पहले 13 लाख कुछ था, अब यहाँ पे 12 लाख कुछ हो गया, यानी ये अमाउंट अभी आपने पे करनी है वापस, चाहे आप इसको कितने सालों में भी पे करें, हर साल आपने इसको यहाँ पे कम करते जाता है। मिसाल के तौर पर आपने 5 साल में पे करना, तो एक साल में कल अगले अगले एक साल में आप जितना पे कर दो, तो अगले साल के रिटर्न में आपने इस अमाउंट को उतनी अमाउंट से कम कर देना। ठीक हो गया। अब यहाँ पे रिकन्सिलेशन में एक दो हेड बाकी हैं, जो भी मैं चाहता हूँ आपको एक्सप्लेन कर दूँ जल्दी से। जैसे कि है ये आपकी फॉरवर्ड रिमिटेंस, यानी अगर आपको बाहर से भी पैसा भेज रहा है कोई बंदा, तो वो कौन भेज रहा है उसका रिकॉर्ड ऐड करने के लिए भी अब ये नया फॉर्म है। आपने यहाँ पे प्लस आइकन दबा के उसका नाम लिखना है, उसका रिलेशन क्या आपके साथ वो लिखना है, और जिस कंट्री से उसने आपको भेजा आपने वो लिखना है, और फिर आपने इसको ऐड करना है। मिसाल के तौर पर हम मिस्टर ABC कर देते हैं, रिलेशनशिप उसके साथ क्या है हम कह देते हैं वो आपका ब्रदर है, और फिर आपने उसको यहाँ पे ऐड करना है, और फिर आप यहाँ पे टोटल अमाउंट बताएंगे उसने एक साल में आपको कितना पे किया, कितना अमाउंट बाहर से भेजी। फिर इसके अलावा अगर आपको कोई इनहेरिटेंस मिली है इस साल में, तो उसकी एंट्री के लिए प्लस वाला आइकन दबाना है। यहाँ ऊपर आपने NIC नंबर लिखना मस्ट है, इसके बगैर यहाँ पे वो प्रॉपर्टी ऐड करने नहीं देगा। जब भी आप करने के बाद सर्च वाला आइकन दबाएंगे तो उसका नाम देख के यहाँ पे शो हो गया। फिर आपने एसेट बताना क्या है, जैसे प्रॉपर्टी है, और कितनी मालियत की है वो भी आपने यहाँ पे लिखनी है। फिर आप यहाँ पे इसको सेव करेंगे तो वो यहाँ पे देखें उसके नाम के साथ में यहाँ पे ऐड हो गया। फिर नीचे लास्ट ऐड है यहाँ पे ये गिफ्ट वाला, इसको देखें तो गिफ्ट के लिए भी सेम यही तरीका है। आपने NIC नंबर लिखना है, उसका नाम शो होगा, फिर आपने एसेट बताना है, फिर नीचे आपने उसकी डिस्क्रिप्शन बतानी है कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी किस नेचर का है, कब मिला, कैसे मिला। फिर उसके नीचे उसकी अमाउंट आ जाएगी, उसको सेव करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, सिमिलरली जैसे हमने इनहेरिटेड प्रॉपर्टी को ऐड किया है। तो दोस्तों इस तरह से आपने अपनी बिजनेस टैक्स रिटर्न 2026 में फाइल करनी है, आपने अपने टैक्सेस डिक्लेयर करने हैं और वेल्थ स्टेटमेंट को फाइल करना है। वीडियो पसंद है तो उसको लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।